तो फ्रेंड्स हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। पहले अपने वो डिस्कस करेंगे और फिर अपने आगे का डिस्कशन चैप्टर वाइज जो हम लोगों को करना है वो करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सिलेबस एनालिसिस करके बताऊं कि हमारा टर्म 1 और टर्म 2 में क्या डिवीजन है, किस तरह से डिवीजन है। ठीक है जी सर, प्लीज स्टार्ट करिए। ओके सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन लोगों ने, सीबीएसई ने मनी एंड बैंकिंग वेरी इजी चैप्टर 6 मार्क्स का पुट फॉरवर्ड किया है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी अगेन अ वेरी इजी चैप्टर 6 मार्क्स का पुट फॉरवर्ड किया है। और बीओपी 6 मार्क्स का पुट फॉरवर्ड किया है। वेरी इजी, मतलब कोई अगर मुझसे पूछे कि टर्म 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टफ और इजी, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टर्म 1 दैट द सीबीएसई पुट फॉरवर्ड इज वेरी वेरी बेसिक एंड इजी। ऐसा क्यों किया सर? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत, देखिए सीबीएसई के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि टर्म 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, इजी भी रखना है और साथ साथ में एमसीक्यू की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होनी चाहिए। एमसीक्यू की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है इन दिस चैप्टर्स। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम में पॉसिबिलिटीज नहीं है, नो, बट देन सीबीएसई चाहता है कि नेशनल इनकम में वो आपको लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव मेथड में चेक करे। इस वजह से उसने उसे टर्म 2 में शिफ्ट कर दिया पूरे के पूरे नेशनल इनकम सेक्शन को। आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया सीबीएसई का टर्म 2 की तरफ जो गया वो। टर्म 1 में मैक्रो इको से आपके पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है जी सर, बिल्कुल। इंडियन इको डेवलपमेंट में ब्यूटीफुल, लॉजिकल, अच्छा, गुड। वो क्या इन्होंने सबसे पहले किया, वो 3 टॉपिक्स क्या, 1947 तक ब्रिटिश ने क्या हालत किया अपना इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1950 से जो इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड आता है, जहां गवर्नमेंट हमारी बोलती है मैक चलेगा, मैक खेलेगा, मैक करेगा जो करना है, 1950 टू 1990 मिक्स्ड इकोनॉमी, कंट्रोल मॉडल। और फिर एलपीजी द 1991 से पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। ठीक है, ये है। और करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी हमारी सिलेबस का पार्ट बने हैं, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल और रूरल डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक। तो दोस्तों अब आप लोग एक चीज देखोगे कि हम लोग भी जब कवर करते हैं, हमारा लाइव सेशन भी यूट्यूब पर होने वाला है काफी, और हमारा जो रेगुलर क्लास भी होने वाला है, उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा अब एमसीक्यू के फॉर्म में गेम्स को खेलेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। ठीक है जी सर, बिल्कुल। ये हो गया टर्म 1 से रिलेटेड दोस्तों एनालिसिस हमारा इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। सर ये जो 3 चैप्टर्स है ना, हमेशा साथ में पढ़िएगा। ओ माय गॉड, लुक एट द मार्क्स, 12 नंबर आपको मिल रहा है ये 3 चैप्टर से। और किस चीज का? एमसीक्यू नॉलेज का, फैक्ट्स, नॉलेज, लॉजिक इंपॉर्टेंट है सर। एग्जांपल, अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको बोल देगा कि इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसी पास की थी जो दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि 1950 से 1990 पीरियड में पब्लिक सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करे। ठीक है, अब आपको बोल देगा ऑप्शंस, नंबर 1 पॉलिसी का नाम दे देगा मनरेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर 2 आपको दे देगा आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और आपको 2 पॉलिसी का और नाम दे देगा। आपको पता आईपीआर 1956 इज द आंसर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरह के क्वेश्चंस अब आप लोग को क्लास में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। वी विल डिस्कस इट, ओके? ठीक है सर, एमसीक्यू फॉर्मेट में। एंड करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये हो गया हमारा अपना टर्म 1 का। अब टर्म 1 के अंदर भी जो है फर्दर सब एनालिसिस करें तो मनी एंड बैंकिंग में भी देखो इन्होंने अंदर से भी चीजों को और बेसिक किया है। कैसे? मनी में मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, M1 M2 M3 M4, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, ये मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, मतलब क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के बारे में जब बात किया है ना, पहले बहुत डिटेल में अपने लोग को क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ेंगे परंतु कम डिटेल में। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में
बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर हाँ सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। गवर्नमेंट बजट में खाली उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स एंड सिमिलरली गवर्नमेंट डेफिसिट का टाइप्स, तीनों टाइप्स। बीओपी में हम लोग, अच्छा बीओपी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत तरीके के होते हैं, इन्होंने सिर्फ 3 टाइप्स हम लोग को कवर करवाया है। बीओपी का मीनिंग और कंपोनेंट्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वो सब तो जब हम लोग जाएंगे तब कवर करेंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन यहां से। फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सब एनालिसिस, मतलब और डिटेल में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसमें सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखना एक वर्ड स्टैग्नेट, इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के दौरान स्टैग्नेट हो गया था, एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया था, भूलना मत, आने वाला है एमसीक्यू में, तय है ये वाला बात। इंडियन इकोनॉमी एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। दोस्तों कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या था? जेम्स, ये सब आने वाला है, कवर होने वाला है। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। अच्छा सर ये तो पूरा तरीका ही बदल जाने वाला है। एग्जैक्टली आगे बोले सर अब आप, मैं बोला अब देखिए, फिर है मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री आईपीआर 1956 जिसका क्वेश्चन अभी मैं बोला, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल क्या रहने वाला है, और फॉरेन ट्रेड के बारे में सवाल रहा 1951 का। तो देखिए फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ एल जी पी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अप्रेजल मतलब फायदेमंद है, नुकसानदायक है क्या, और फाइनली कंसेप्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ठीक है ओके। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है अपने को बस वो जानना है। अरे भाई सिंपल है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है कि जब आप एक्चुअल में अपना बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, आप एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन हो। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब आप अपने पड़ोसी से ज्यादा गरीब हो, आपके पास अपने पड़ोसी से कम संसाधन है। दैट्स इट, दैट्स रिलेटिव। खैर अपने लोग वहां जब जाएंगे तब आपने उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इसमें सर मनरेगा और ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स आने वाले हैं। ह्यूमन, अच्छा बहुत ही छोटा कर दिया गया इन्होंने पॉवर्टी को भी। अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज के साथ, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एकदम छोटा कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, न केवल टर्म 1 का सिलेबस छोटा है, बट टर्म 1 के अंदर जो चैप्टर था उनको भी छोटा किया गया है। और अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट की दोस्तों बात करें तो की इश्यूज रिलेटेड टू क्रेडिट एंड मार्केटिंग, हाँ कोऑपरेटिव्स का रोल, और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के 2 मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे एंड खत्म हो जाएगा हमारा टर्म 1। वेरी इजी सर, इट हैज बिकम वेरी इजी, आई से अगेन, टू स्कोर फुल मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 इन योर राइट अप, बट आप लोगों को इंश्योर करना है डिटेल्ड नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। अगर आप लोग ऊपर से पढ़ के जाने वाला देते हैं, हाँ हम अपने भाषा में लिख देगा, तो अब आपका भाषा चलेगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं आपका भाषा चल जाता था, सॉरी टू से, बट अब नहीं चलने वाला है। ओह अच्छा, जी हाँ आगे बोलिए सर। सर टर्म 2 जो होते वाला है वो आपका सब्जेक्टिव, अभी तक ये न्यूज है कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। उसमें अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स डाल दिया इन्होंने, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अच्छा है हमने कवर नहीं किया, ये इन्होंने डाल रखा है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बचे हुए चैप्टर्स है, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जहां पे नेबर्स के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन है, वो हो गया, वो इधर साइड में बाजू में रख दिया। ठीक है ना। तो ये माय डियर फ्रेंड्स अबाउट टर्म 2। टर्म 2 भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है। आप लोग अगर देखें और आप लोग अगर प्रोग्राम करें, प्लान करें चीजों को, तो मैं आप लोग को बोलता हूं देखिए, टर्म 1 में ये लोग सारे इजी टॉपिक्स डाल रखे हैं। आप लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि भाई आप लोग डिटेल्ड तरीके से स्टडी मटेरियल को जो आप लोगों को मिला हुआ है उसको पढ़ें। अगर पढ़ लेते हो, ट्रस्ट मी, हमारा जो स्टडी मटेरियल है इनफ है आपको फुल मार्क्स दिलवाने के लिए। मैं बात नहीं कर रहा 38 39 की, मैं बात कर रहा हूं फुल मार्क्स की। इकोनॉमिक्स में नॉर्मली क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से थ्योरी में कहीं ना कहीं आप लोग 1 या 2 नंबर खो देते हो। एमसीक्यू में कहां खोगे? एमसीक्यू में तो इधर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। और सीरियसली मैं बता रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास पोटेंशियल है, सभी में पोटेंशियल है फुल स्कोर करने का। वेदर यू आर कैपिटलाइजिंग इट और नॉट इज एंटायरली योर प्रेरोगेटिव।
ठीक है। परंतु हाँ, हम लोग का जो भी एनालिसिस होने वाला, डिस्कशन होने वाला है, वो इस तरह से होने वाला है कि आप लोगों को समझ में आए द न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, टर्म 1 से सिलेबस से आपको अगर कुछ भी पूछना है, गाइस नाउ वुड बी द राइट टाइम, प्लीज आस्क। उसके बाद अपने लोग चलेंगे, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और हम लोग करेंगे अपना एलपीजी का बातचीत कंप्लीट। फटाफट बोलिए, कोई भी क्वेश्चन, एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स? हाँ ना, कुछ भी पूछना पूछ लीजिए, नाउ वुड बी द राइट टाइम। कम ऑन गाइस, वेटिंग। ठीक है, चलिए अगर अपन आगे बढ़े सर, अगर आप लोगों को बात क्लियर है, माधव बोलता है नो सर कुछ नहीं पूछना है, ठीक ठीक, नहीं पूछना तो ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं इस पार्ट पे, और अब आप देखना मेरा जो डिस्कशन है, क्योंकि अपने को पता है, कॉन्फिडेंस है कि भाई एमसीक्यू आने वाले हैं। देखिए जो हम लोगों ने नॉलेज कवर किया है वो खुद ही में ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, वो किसी से भी कम नॉलेज नहीं है। परंतु अब आप लोग देखोगे कि मैं और ज्यादा एमसीक्यूज थ्रो कर रहा हूं आप लोग के। क्यों? क्योंकि अब वी हैव दिस कॉन्फिडेंस कि व्हाट वी आर हैविंग इन अवर सिलेबस। हाँ विष्णु, आपको अभी देख, आपने सुना नहीं क्या विष्णु? मैंने तो पूरा एनालिसिस करवा दिया, रिड्यूस हुआ है वो तो मैंने बताया आपको। मैंने आपको दिखाया नहीं कि बैंकिंग से कितनी टॉपिक्स काट दी गई, मनी से टॉपिक्स काट दी गई, तो मैंने बताया आपको। कहाँ ध्यान था आपका? चलिए सर, कोई बात नहीं है, अब आप लोग सुनिएगा ध्यान से बात मेरी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अब क्या डिस्कशन कर रहे थे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सर सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने, अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं आप लोग को लास्ट डे का डिस्कशन को, पर अब जो रिवाइज भी करवाऊंगा वो किस तरह से करवाऊंगा, एमसीक्यू टाइप रिवाइज करवाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर यू ऑल आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया हैड टू अडॉप्ट एलपीजी पॉलिसीज ड्यू टू कंडीशंस इंपोज्ड बाय। सुन लेना, इंडिया हैड टू, हम लोग एमसीक्यू में भी प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मेट में, पर अभी मैं खुद बना बना के बोल रहा हूं आपको। इंडिया हैड टू adopt the policy of LPG due to the conditions imposed by number 1 World Trade Organization WTO, number 2 USA, number 3 China, and number 4 IMF and World Bank. Guys tell me the answer. क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, रिवीजन इसी तरह से होने वाला आज के क्लास में, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। किसके कंडीशन की वजह से हुआ? 1 2 3 4, आप लोग का जो भी आंसर है वो आप लोग ऑप्शन नंबर लिख सकते हो। 1 है WTO, नंबर 2 है USA, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 IMF एंड वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज योर आंसर? 1 2 3 और 4? पारस का आंसर आ गया, इसी पारस योर आंसर। वर्तिका का आंसर आ गया, आई कैन सी वर्तिका का आंसर। ऑल राइट, एंड यस, गुड टू सी, सबका आंसर सही आया साहब। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन डाला था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन डाला था, सही है एकदम। The finance minister during the time of implementation of LPG was, when LPG was implemented, was number 1 P Chidambaram, number 2 Arun Jaitley, number 3 Manmohan Singh, number 4 Narendra Modi। नंबर 1 P Chidambaram, नंबर 2 अरुण जेटली, नंबर 3 मनमोहन सिंह, नंबर 4 आप लोगों का क्या है? नरेंद्र मोदी। बताइए इन चार में से क्या आंसर है आप लोगों को सही लगता है? नंबर बता दीजिए, नाम लिखने का दरकार नहीं है। 1 2 3 4 में से बताइए फटाफट। नंबर 1 पी चिदम्बरम, नंबर 2 अरुण जेटली, नंबर 3 आप लोग का क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। मनमोहन सिंह है, नंबर 4 नरेंद्र मोदी। करेक्ट, बिल्कुल, मनमोहन सिंह साहब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मनमोहन सिंह साहब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। ऑल राइट गाइस, फ्रेंड्स अगर मैं आगे बढ़ूं,
फ्रेंड्स अगर मैं आगे बढ़ूं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी रिवीजन मैं करवाऊंगा वो इन टर्म्स ऑफ द एमसीक्यू टाइप ही करवाऊंगा, ठीक है ना। और याद रखना जो मैं करवा रहा हूं उसी में से आने वाला है, चांस ही नहीं है नहीं आए, हो ही नहीं सकता। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए फिर आप। लेट्स आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हाँ, द प्रोसेस ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्राइवेट बिजनेसेस, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्राइवेट बिजनेसेस इज कॉल्ड, नंबर 1 लिबरलाइजेशन, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन, नंबर 4 नेशनलाइजेशन। The process of giving freedom to the private players, private business is called liberalization, privatization, globalization, nationalization। 4 ऑप्शंस है आप लोगों के पास, क्या बोलती पब्लिक? रोशनी रॉन्ग आंसर, अनुभव रॉन्ग आंसर, पारस राइट आंसर, विष्णु रॉन्ग आंसर। फ्रेंड्स फंस गए सब, गरिमा राइट आंसर, वर्तिका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को क्या बोला था? हितेश करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बोला था? लिबरलाइजेशन। आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जिन लोगों ने 2 बोला उन लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं है बात को। विष्णु, प्राइवेटाइजेशन इज द रॉन्ग आंसर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट की लॉस मेकिंग बॉडीज थी वो सेल हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम देना। क्या देना? फ्रीडम देना। क्या देना? फ्रीडम देना। किसको देना? प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना। ओह अच्छा, तो मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सर गिविंग एंड और रादर रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर्स। जो लाइसेंस रखना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बिजनेसेस नहीं कर सकते, अब वो सब चीज हट गई थी, वो सब चीज हट गई थी। तो लिबरलाइजेशन इज द राइट आंसर। एम आई क्लियर एवरीवन? हेलो, जिन्होंने गलतियां की थी उनसे क्वेश्चन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सेल ऑफ लॉस मेकिंग गवर्नमेंट यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब गिविंग फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर। ओह अच्छा, सर अब याद आया। हाँ 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 हाँ, जिन्होंने गलत आंसर दिया क्लियर है ना? फटाफट। और हर क्लास में हम लोग ये एमसीक्यू एमसीक्यू खेलने वाले हैं। अभी और क्वेश्चंस है मेरे, सुनते चलिए बात को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर, सुन लीजिएगा सुन लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर टू डू बिजनेस इन सर्टेन इंडस्ट्रीज which were earlier restricted to the public sector only। क्वेश्चन को सुन लेना, फिर से रिपीट करता हूं। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर टू ऑपरेट इन द इंडस्ट्रीज विच वेर ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर द पब्लिक सेक्टर इनिशियली इज कॉल्ड। 3 ऑप्शंस देता हूं आपको। नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 3 डी रिजर्वेशन, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 3 डी रिजर्वेशन, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। और क्वेश्चन क्या था सर? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग restrictions on private sector and allowing private sector to operate in certain industries which were initially restricted for the public sector only is called what? Certain industries being opened up। पारस बोल रहा है none of the above, नालायक है पारस। हितेश रॉन्ग, रोशनी रॉन्ग आंसर।
देखिए अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों मैं बोलता हूं डिटेल्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड रीडिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं आपको, द आंसर इज वेरी गुड गरिमा, करेक्ट आंसर, डी रिजर्वेशन इज द आंसर। ओनली गरिमा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, डी रिजर्वेशन इज द आंसर। अरे भैया प्राइवेटाइजेशन में अभी तो मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री को लगभग उठा के बेच देते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि पहले कुछ इंडस्ट्रीज, मतलब कुछ बिजनेसेस, पहले कुछ इंडस्ट्रीज या पहले कुछ बिजनेसेस रेस्ट्रिक्टेड थे। रेस्ट्रिक्टेड थे किसके पास? प्राइवेट सेक्टर के पास। मतलब उस इंडस्ट्रीज को या उस बिजनेसेस को केवल प्राइवेट सेक्टर को चलाने का अधिकार हुआ करता था, पर आई मीन पब्लिक सेक्टर को चलाने का अधिकार हुआ करता था। फिर अब गवर्नमेंट ने वो रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर लिए, उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन। मतलब जो इंडस्ट्री रिजर्व थी फॉर गवर्नमेंट, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है। तो द आंसर इज डी रिजर्वेशन। गाइज रीडिंग, केयरफुल रीडिंग is of absolute importance for you all. If there is no careful reading, no proper reading, दिक्कत है सर, बहुत बड़ा दिक्कत है साहब। फिर आप लोग ये समझ लीजिए। अच्छा सर ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये बात है दोस्तों, समझ में आया। और नीचे मैं दिखा भी देता हूं, चिंता ना करें, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को परेशान होने का दरकार है, मैं नीचे में दिखाता भी हूं आप लोग को। चलिए देखिए, इधर आइए। ये देखें आप लोग, नीचे चलिए। खैर अपने नीचे जब जाएंगे तो मैं दिखा दूंगा। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वाला बात तो आप लोगों ने सही किया। आप लोग को मैं लेकर चलता हूं सीधा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसी में ये टॉपिक कवर्ड था। क्या टॉपिक कवर्ड था आपका? डी रिजर्वेशन भी, कि जो इंडस्ट्री रिजर्व थी वो रिजर्वेशन हटा दिया। खैर अब हम लोग दोस्तों छोटी छोटी बातें और रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर डिस्कशन में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट ने जो लिबरलाइजेशन मेजर्स लेकर आए, उसमें गवर्नमेंट ने 5 तरीके का रिफॉर्म्स लेकर आया। फाइनेंशियल, फॉरेन, ठीक है ना, फाइनेंशियल, फॉरेन, इंडस्ट्रियल, टैक्स और ट्रेड। 5 तरीके का गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म्स लेकर आया। मैं आप लोगों को यह बता देता हूं दोस्तों, हर सेक्टर में कुछ चेंजेस लाए। जो मैंने आपको डी रिजर्वेशन कहा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था, ठीक है। सर एक बार प्लीज रिवाइज करवा दो ना कि लिबरलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया, मतलब फ्रीडम दिया प्राइवेट सेक्टर को, वो इन 5 सेक्टर में किस प्रकार दिया, मैं एमसीक्यू स्टाइल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। पहला है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में मैंने आप लोगों को क्या कहा कि द रोल ऑफ आरबीआई, आप लोग आंसर देना, द रोल ऑफ आरबीआई was changed from regulator to dash. The role of RBI because of liberalization was changed from dash to dash, regulator to, from regulator to dash. Option 1 parent, number 2 facilitator, नंबर 3 हेल्पर और नंबर 4 नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है? फिर से बोलिए, आप लोग बताइए फटाफट आंसर। 1 2 3 या 4? नंबर 1 पेरेंट, नंबर 2 फैसिलिटेटर, नंबर 3 हेल्पर, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। रोल ऑफ आरबीआई वाज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू डैश। बताइए आंसर फटाफट, क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सही जवाब, सबका सही जवाब आ रहा है, गुड टू सी दिस। फैसिलिटेटर, आरबीआई बन गया था फैसिलिटेटर, बिल्कुल ठीक जवाब आप लोग का। ओहो सर ये बात तो आपने ठीक कहा, फैसिलिटेटर, आरबीआई बन गया था फैसिलिटेटर। बताया ना आप लोगों को ये सब कि नहीं बताया? सर बताया आपने हम लोगों को ये सब। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने बताया आपको, आरबीआई बन चुका था दोस्तों फैसिलिटेटर, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सर बात तो क्लियर है आपका, सर बात तो क्लियर है आपका। अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइज करने के लिए आरबीआई ने और क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। फॉरेन सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू डैश, याद रखना 51%। अलग अलग ऑप्शंस देंगे, 51% इज द आंसर। न्यू ब्रांचेस वेर अलाउड टू ओपन अप बाय द प्राइवेट बैंक्स, आरबीआई बिकेम अ फैसिलिटेटर। ओह, एंड प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड। ये था
लिबरलाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में मैंने आपको क्या किया था, 2 मेजर रिफॉर्म्स थे, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सचेंज रेट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, मतलब अपने करेंसी का वैल्यू बढ़ाना या घटाना, 1 या 2, अपने करेंसी का वैल्यू बढ़ाना या घटाना। क्या बोलती पब्लिक, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ओन करेंसी या डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ओन करेंसी। क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बताएंगे। मैंने लास्ट एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में। वैल्यू ऑफ द ओन करेंसी इज इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होता है बताइए आप लोग। वेरी गुड, डिक्रीज। अपना खुद का कंट्री का करेंसी को डिक्रीज करते हैं। क्यों वैल्यू डिक्रीज करते हैं, बिकॉज अब आप लोग खुद की करेंसी का वैल्यू को डिक्रीज करोगे, जब आप खुद की करेंसी का वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो आपका करेंसी सस्ता पड़ जाएगा। तो फॉरेनर लोग के लिए आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, बिकॉज आपका करेंसी का वैल्यू कम है, तो फॉरेनर लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसलिए आरबीआई ने डिवैल्यू किया था, जिससे इंडिया में और फॉरेन एक्सचेंज आए, लोग हमसे प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करें। ओह, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करता था एक्सचेंज रेट, पर गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को फ्रॉम खुद डिसाइडिंग टू मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये 2 थे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है ना। बार बार बोल रहा हूं, तरीका बदलने वाला है। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट मतलब गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द वे एक्सचेंज रेट का डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मैंने दोस्तों लास्ट डे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था यहां तक। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में देखो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बता दिया आप लोग को। दूसरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है अभी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी। अब मैं कर रहा हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिवाइज, अगेन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू ओनली वी विल रिवाइज। हाँ, ये देखो, पहला डी रिजर्वेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डी रिजर्व कर दिया। पहले ना 1950 से 1990 के बीच में दोस्तों गवर्नमेंट ने ना कुछ बिजनेसेस ऐसे चुन रखे थे जो केवल कौन कर सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हटा दिया गया, बोला कि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिर्फ कर सकेगा तो जो मिडिल क्लास प्राइवेट इन्वेस्टर है वो फिर कुछ नहीं कर सकेगा। तो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर नहीं, अब स्मॉल स्केल बिजनेसेस नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, कोई भी कर सकता था वो बिजनेस जो पहले रिजर्व हुआ करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर का भी रोल रिड्यूस, जो बिजनेसेस डी रिजर्वेशन, अगेन डी रिजर्वेशन, जो बिजनेसेस पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड रहते थे, अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन अप हो गए, डी रिजर्वेशन। अच्छा, आज भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में। टुडे ऑल्सो देयर इज रिजर्वेशन इन विच ऑफ द 3 सेक्टर्स। नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस, नंबर टू डिफेंस एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। नंबर 1 आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और एनर्जी। नंबर 2 आपका क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज। नंबर 3 बोथ ऑफ दी अबव। नंबर 4 नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है, बताइए आज भी जो पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व्ड है कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, फटाफट। और आने वाला है, आज जो मैंने डिस्कस किया है, ट्रस्ट में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, साल ही नहीं उठता नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, याद रखना ट्रिक, गवर्नमेंट को डर लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कुछ बिजनेसेस नहीं दिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था। DAR, डिफेंस एटॉमिक एनर्जी रेलवेज, डिफेंस एटॉमिक एनर्जी रेलवेज, डिफेंस एटॉमिक एनर्जी रेलवेज, ये गवर्नमेंट आज भी रिजर्व कर रखा है। यो और नो एवरीवन, कम ऑन, क्या बोलती पब्लिक, यो और नो, फटाफट।
ओके ओके, चलिए सर सही है। तो फ्रेंड्स याद रखना, डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे गवर्नमेंट खुद के अंदर ही रखा है अभी, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया आपको, और फिर पब्लिक सेक्टर का रोल को रिड्यूस किया गया। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिफॉर्म्स लाया वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आप लोग को याद दिला दूं कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, लिबरलाइजेशन। लास्ट क्लास तक का एमसीक्यू भी डिस्कस हो गया। लास्ट क्लास तक का जो हम लोग का समरी बना, आइए मैं आपको वो समरी प्रेजेंट करता हूं कि लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। ये फ्रीडम किस किस एरियाज में दिए गए, मैंने आप लोगों को कहा फॉरेन सेक्टर में, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा फाइनेंशियल सेक्टर में, मैंने आप लोगों को कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। हम लोग बात करेंगे टैक्स और फिर बात करेंगे ट्रेड का। तो फॉरेन सेक्टर में जो हम लोगों ने मेजर बात की वो थी फॉरेन एक्सचेंज में डिवैल्यूएशन कर दिया गया और फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम यानी कि मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम ले आया गया। अगर हम लोग से कोई बात करता है फाइनेंशियल सेक्टर में तो मैं आपको बोलूंगा आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया गया, बैंक्स को नया ब्रांचेस खोलने का अपॉर्चुनिटी दे दिया गया, प्राइवेट बैंक्स अलाउ कर दिया गया, और जो एफडीआई लिमिट है वो 51% तक रेस कर दिया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर में दोस्तों जो डी रिजर्वेशन है वो मेजर क्राइटेरिया था जो इन्होंने किया, और क्या अभी भी रिजर्व्ड है, डर, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स जो हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। आइए दोस्तों अटैक करते हैं। देखो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गवर्नमेंट का पॉलिसी जिससे वो इकोनॉमी में बदलाव लाती है थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर, क्या तो ज्यादा खर्चा करेगी या कम खर्चा करेगी, या टैक्सेस, ज्यादा टैक्स लेगी या कम टैक्स लेगी, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं। याद रखना कोई भी चीज जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को या अपने रेवेन्यू को, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, अरे गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू तो पैसे आता है, तो कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी जहां गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अफेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन में मॉनिटरी पॉलिसी रहेगा, बोथ दी अबव रहेगा, नन ऑफ दी अबव रहेगा। याद रखना गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर is known as fiscal policy, is known as what, fiscal policy। ओह अच्छा 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 सर, फिर से गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉर टैक्सेशन एंड, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ऑफ, आई से अगेन, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, फिस्कल पॉलिसी। भूलिएगा मत इसको एकदम भी। आगे बोलिए सर अब आप। अब दोस्तों टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, और दोस्तों दूसरा हो गया आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना, ध्यान से सुनना दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स दोस्तों जो डायरेक्टली आपके इनकम पर लगे। आपने 10 लाख कमाया, सरकार आती है और बोलती है 30% ला, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 3 लाख आपने सरकार को दिया, गवर्नमेंट को दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, जो आपके डायरेक्टली इनकम पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है दोस्तों वो टैक्स जो आपके इनकम पे डायरेक्टली तो नहीं लगता पर इनडायरेक्टली आपके इनकम को अफेक्ट करता है। सर मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। किस पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। आप लोग रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, 2000 का बिल आया, 5% जीएसटी, 2100, तो भैया पैसे तो आपके इनकम से ही जा रहे हैं, यस और नो, पर लग रहा आपके इनकम पर है क्या, नहीं। कैलकुलेट किस पर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस imposed on goods and services। तो याद रखना। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब मैं चाहूं कि मेरा जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो कोई और बियर कर ले, नहीं पॉसिबल है। इनकम मेरा, टैक्स मेरा। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन ट्रांसफरेबल है। कैसे, आज मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मुझे टैक्स देना पड़ा, मैं बेच देता हूं, तो जब मैं बेचूंगा तो जो मुझे टैक्स देना पड़ा था वो मैं सामने वाले से ले लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड, डायरेक्ट टैक्स बर्डन कांट बी ट्रांसफर्ड। डायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक सर, ठीक। पर सर
गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किया ये बताइए हम आपको। मैं बोला देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना सर, तो यही है वो बदलाव। सर, बदलाव का नाम है सर। पहला, गवर्नमेंट ने ना टैक्स का प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत सारा प्रोसेस हुआ करता था टैक्स में, ये भरो वो भरो, तो काफी लोग तो टैक्स छुपाते थे ये झमेला में पड़ने से अच्छा। बाद में वो लोग भी जब देखे कि टैक्स का प्रोसेस सिंपल हो गया तो लोग टैक्स देना चालू किए, पहली बात। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म। क्या आप लोगों को मालूम है दोस्तों, 1994 में मनमोहन सिंह साहब की वजह से आप लोगों का जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना सर्विस टैक्स, उस समय वो आया था, सर्विस टैक्स लॉ, थैंक्स टू मनमोहन सिंह साहब, 1994। अब तो सब कंपाइल होकर जीएसटी हो चुका है, करेक्ट, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, परंतु अब मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी क्या हुआ, सिंप्लीफाई किया गया चीजों को। और तीसरा, गवर्नमेंट जो हाई टैक्स रेट्स रखती थी ना उसको रिड्यूस कर दी। हाई टैक्स रेट की वजह से काफी लोग छुपाते थे, कम कर दिया, तो अब लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को रिस्क लेने का दरकार नहीं है, ब्लैक मनी नहीं रखेंगे, वी विल पे अवर टैक्सेस बिकॉज इतना ज्यादा बर्डन नहीं है। आपको मैं बता देता हूं एक फन फैक्ट, 1990s के दौरान गवर्नमेंट का एक लॉ था कि अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी पकड़ा जाता है, कोई भी ऐसा इनकम जो आपने पास्ट में छुपा रखा था, सरकार को बताया नहीं था, और अब आपकी बताने का मन है, तो बताइए, सरकार आपसे 90% ले लेगी। मतलब अगर मैंने 1 करोड़ छुपा रखा है, मान लो 1980s का बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मैंने 1 करोड़ छुपा रखा है ना, सरकार को मैं बता देता हूं कि भैया सरकार मेरे पास ये 1 करोड़ है, सरकार मेरे से कुछ नहीं पूछेगी, मेरे से 90 लाख ले लेगी, और 10 लाख मेरा व्हाइट मनी। आपको पता है हमारी जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसने दो या 3 साल पहले एक लॉ लाया जिसमें उन्होंने लगाया 50%। इससे क्या होगा, काफी लोग जो पहले नहीं बता रहे थे अब बताएंगे। तो जो टैक्स रेट्स है वो हर तरह से रिड्यूस किया गया है जिससे लोग सामने आकर टैक्स पे करें, अच्छा, जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं बोला हाँ, अब जान लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया एमसीक्यू टाइप में कि द टैक्स इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स, नंबर 3 बोथ द अबव, नंबर 4 नन ऑफ द अबव, तो याद रखना द आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज डैश, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स, नंबर 3 इनकम टैक्स, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। याद रखना जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अरे भैया नाम में ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, यो और नो एवरीवन। तो सिंपल भाषा में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिफॉर्म ये लाया कि गवर्नमेंट ने टैक्स फाइलिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया जिससे और लोगों को इजी हो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में, और एट द सेम टाइम टैक्स रेट्स को भी गवर्नमेंट ने स्लो कर दिया। रोशनी, डिमोनेटाइजेशन कुछ और हो गया। डिमोनेटाइजेशन एक टॉपिक है जिसको हम लोग सेपरेटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका चिंता ना करें। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, इसका आप लोग चिंता ना करें, ये समझ लीजिए आप लोग। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, ओके। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन एंड टैक्स रिडक्शन इज द कीवर्ड। अरे आपको तो अंदर में रटना ही नहीं है, एमसीक्यू है जनाब। सिर्फ याद रखने का क्या कि टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा रिडक्शन, खत्म। अच्छा, और लास्टली लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंजेस भी लेकर आए, वो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूं। बोलिए सर, तो क्या गवर्नमेंट ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लाया, सर क्या रिफॉर्म्स लाया, जरा बताना सर जी। मैं बोला देखिए, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को। Liberalization of trade and investment management was initiated to increase the international competitiveness of industrial production. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी सिंप्लीफाई किया, कैसे किया सर जरा बताना। पहला बात तो गवर्नमेंट ने ना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, याद है मैंने बताया था कोटा का मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन का मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा आप मंगा ही नहीं सकते अपनी कंट्री में, एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा आप मंगा ही नहीं सकते अपनी कंट्री में, कोटा, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन।
गवर्नमेंट ने वो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, आपको जो इंपोर्ट करना है जो एक्सपोर्ट करना है करिए। इससे बाकी कंट्रीज ने भी इंडिया से जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो हटाए। इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंपोर्ट पे लगा रखा था उसको रिड्यूस किया। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ने लगभग 100% टैक्स रेट लगा रखा था कि कोई भी प्रोडक्ट आप विदेश से लाओगे, खास करके लग्जरी होगा, 100% टैक्स रेट। बाद में गवर्नमेंट उसको लगभग 17% टू 25% तक लेकर आई, जिससे रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज बनना स्टार्ट हुआ। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म। अब अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कंट्री में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल विदेश में सस्ता मिलेगा, आप विदेश से इंपोर्ट करिए, कोई लाइसेंसिंग फाइसेंसिंग नहीं। इफ इट इज लीगल इट्स ऑल राइट। और एक्सपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। क्यों? पहले क्या होता था, हमारे लोग बाहर विदेश में सामान बेचते थे, फॉरेन एक्सचेंज आता था, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती थी, लोगों का बाहर प्रोडक्ट सेल करने का मन ही नहीं करता था। अब गवर्नमेंट ने कहा जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बेचेगा उसको कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी देने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो भला मानुस है। उसकी वजह से इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव। ओह अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर दिया गया टोटली। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में मेजर गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला बात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन था उसको हटाया। इंपोर्ट पर जो टैरिफ था, मतलब व्हाट शुड आई से, इंपोर्ट ड्यूटी, वो हटाया। लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश किया। और नंबर 4 एक्सपोर्ट ड्यूटी को जो है वो रिमूव ही कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को हल्का नहीं किया, रिमूव ही कर दिया। तो आप लोग बोलोगे फॉर ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, for trade policy reforms, government did the following for exports. Number 1, reduce the export duty. Number 2, increase the export duty. Number 3, import export restrictions. और number 4, removed export duty. Answer is removed export duty. export duty पे मतलब export पर जो टैक्स लगता था वो कम नहीं किया, वो हटा दिया हमारी सरकार ने। MCQ के लिए याद रखिएगा। इंपोर्ट में रिडक्शन किया, इंपोर्ट टैक्स हटाया नहीं, इंपोर्ट टैक्स रिड्यूस किया, एक्सपोर्ट टैक्स रिमूव किया। यो और नो एवरीवन, भूलोगे नहीं, बोलो गॉड प्रॉमिस फटाफट। अच्छा वेटिंग, ओके चलिए फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन खत्म। फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन खत्म, आई से अगेन लिबरलाइजेशन खत्म। लिबरलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर दो सर। मैं बोला ओके, बार बार मैं समराइज करता हूं जिससे आप लोगों को याद हो, बार बार मैं समराइज करता हूं जिससे आप लोग को याद हो। याद करवाएंगे सर क्लास में ही। सर बताओ ना आप, मैं बोला ओके बताता हूं, सुनिएगा। नंबर 1, लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम देना टू द प्राइवेट सेक्टर, फ्रीडम देना टू द प्राइवेट सेक्टर। ये 5 एरियाज में दिया गया, फाइनेंशियल, फॉरेन, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड टैक्सेशन, 5 एरियाज में। फाइनेंशियल में गवर्नमेंट ने क्या किया लिबरलाइज करने के लिए हमारी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर पे चेंज किया, प्राइवेट बैंक्स का सेटअप अलाउ किया, 51% एफडीआई अप्रूव किया और नया ब्रांचेस खोलने का परमिशन दिया। फाइनेंशियल को हटाइए। और क्या किया सर बताइए तो आप। फाइनेंशियल को हटाएंगे, हम लोग आएंगे फॉरेन पे। फॉरेन सेक्टर में क्या गवर्नमेंट ने किया, बेसिकली 2 चीज है, डिवैल्यूएशन कर दिया होम करेंसी को, और दूसरा चीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि बेसिकली क्या था, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर शिफ्ट किया। दूसरी बात, तीसरी बात सर ये हो गया आपका फॉरेन का। तीसरी बात दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स।
इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्या चेंजेस किया गवर्नमेंट ने? जो रिजर्व थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो डी रिजर्व किया, पब्लिक सेक्टर के लिए उसको डी रिजर्व किया, खाली रखा कहां पे? रिजर्वेशन अभी भी कहां पे है? जहां गवर्नमेंट को डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। DAR। क्या लगता है? DAR, डिफेंस एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। कहां? डिफेंस एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। ठीक है सर। और क्या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया? दोस्तों बाकी रिफॉर्म्स हम लोग का गवर्नमेंट ने जो किया वो था बेसिकली रिलेटेड टू सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस का दरकार नहीं है ऑपरेट करने के लिए, एंड सो मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। ओके, फाइनेंशियल हो गया, फॉरेन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। टैक्सेशन में टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया। सीधी बात, नो बकवास। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड मेजर्स का, तो इंपोर्ट टैक्स को रिड्यूस किया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया, एक्सपोर्ट टैक्स को रिमूव किया। अच्छा 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 दोस्तों, लिबरलाइजेशन पे सबको कॉन्फिडेंस है तो यो और नो में जवाब दो, है या नहीं है? यो और नो, क्या बोलती पब्लिक? फटाफट। ऋषभ बेटा आप नालायक हो, ऋषभ बेटा आप नालायक हो। क्या हो ऋषभ? बोलो तो आप। ऋषभ आप नालायक हो बेटा। अच्छा ऋषभ, आपका काफी कुछ मिस हो गया इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही ये क्लास खत्म होता है आप पूरा क्लास को दोबारा देखेंगे। ये मैं स्पेसिफिकली ऋषभ को बोल रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं प्राइवेटाइजेशन का। सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधी बात, नो बकवास, गवर्नमेंट बॉडीज का जो लॉस मेकिंग थी, बेसिकली जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, वो प्राइवेट सेक्टर को बिकने वाला था, वो प्राइवेट सेक्टर को बिकने वाला था। ओह ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था सर? प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन में दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज थी, ऐसे अगेन दोस्तों, जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज थी उनकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। किसको ट्रांसफर कर दिया गया? जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट बॉडीज थी उनकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। जी सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। सर प्राइवेटाइजेशन को कितने तरीके से किया गया इंप्लीमेंट? माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन को दो तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। पहला, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मैनेजमेंट है, बिजनेस वैसे का वैसे रहा, जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गए। जो गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते थे गवर्नमेंट बॉडीज को मैनेज करने के लिए, अब वो प्राइवेट बिजनेसमैन करने लगे, पहली बात। और दूसरा, गवर्नमेंट ने काफी जगहों पर पूरा गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बेचा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एजेंसी को कुछ हिस्सा बेचा, प्राइवेट एजेंसी को कुछ हिस्सा बेचा, प्राइवेट एजेंसी को कुछ हिस्सा बेचा। तो जो हिस्सा गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी को बेचा, फिर से साथ में बोलेंगे, जो हिस्सा गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट का प्राइवेट सेक्टर को बेचा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाना। कैसे गया? दो तरीके से। पहला, मैनेजमेंट को बदल दिया। क्या बदल दिया? मैनेजमेंट को बदल दिया, सरकार बदल दी। मतलब जो मैनेजमेंट मैनेज कर रहे थे गवर्नमेंट एजेंट, उनको हटा के किसको ला दिया? प्राइवेट बिजनेसमैन को। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, काफी जगहों पर कुछ हिस्सा ही बेचा, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यो और नो एवरीवन, सबको क्लियर है? यो और नो, क्या बोलती पब्लिक? खत्म प्राइवेटाइजेशन। मेन प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको ये याद रखना है, कुछ और बातें जो हम लोग नीचे में करेंगे। ठीक,
बोलिए सर। अब आप, अगर मैं आपके आगे बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, एक और कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, इफ नॉट कंप्लीट टुडे, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेट करना डोमेस्टिक इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सर ये इंटीग्रेट करने का मतलब, इंटीग्रेट करने का मतलब एक साथ लाना। जो इकोनॉमी क्लोज्ड थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अब वो इकोनॉमी हमारी ओपन हो गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमी को खोलना, फॉरेन सेक्टर्स को अलाउ करना या फॉरेन सेक्टर को बेचना। जहां तक सवाल है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन के बारे में लोगों का अपना फेवर है और आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब कि क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए। जो लोग फेवर में बोलते हैं वो लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे प्रोड्यूसर लोग बाहर में बेच सकेंगे, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारा जो कंट्री है डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने की तरफ जाएगा। अब जो लोग अगेंस्ट बोलते हैं वो लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वो लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो मेन फायदा है ना वो डेवलपिंग कंट्री नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका का कोई बिजनेस यहाँ आया तो इंडिया का इतना फायदा नहीं है अमेरिकन बिजनेस से जितना अमेरिका का है। ये बात ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल। हमारे यहाँ के लोग जो है, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ और बंद हो जाता उनका बिजनेस। ओह, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू में आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड, आप लोग का आंसर है ग्लोबलाइजेशन, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा सर, अच्छा 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 सर, नहीं भूलेंगे हम लोग, मैं बोला वेरी गुड, भूलना मत, कोशिश भी मत करना। फ्रेंड्स एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में एक और बात, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू फ्लो क्या करता है बिटवीन द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से तीन चीजें फ्लो करती है। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्रीज के बीच में क्या एक्सचेंज होता है सबसे पहले, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, कंट्रीज के बीच में क्या एक्सचेंज होता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी। और नंबर तीन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज के बीच में क्या एक्सचेंज होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में इन्वेस्ट करता है या इंडियन इन्वेस्टर लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, तीन तरीके का फ्लोज है वो आप लोग समझ गए, गुड्स एंड सर्विस फ्लो, टेक्नोलॉजी फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है ना। बोलिए सर, इन्वेस्टमेंट का क्या, इन्वेस्टमेंट में आप क्या बताना चाहते हो। मैं बोला देखो, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आप लोग को एक कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूं, वो है, एक्चुअली दो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर इसमें फर्क क्या है, पहला वाला है डायरेक्ट, दूसरा वाला है पोर्टफोलियो, सर फर्क क्या है। मैं बोलता हूं आपको एक एग्जांपल, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट है। बिल गेट्स चाहता है इंडिया में भी एक माइक्रोसॉफ्ट हो, क्योंकि बिल गेट्स को इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं, तो बिल गेट्स एक इंडिया में भी माइक्रोसॉफ्ट खोलता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। अब बिल गेट्स को क्या करना होगा, डे टू डे बेसिस पर देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कैसा प्रोडक्ट्स का दरकार है, क्या चेंजेस करने जरूरी है, करेक्ट। उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे एक इन्वेस्टर को एक्टिवली डे टू डे पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों एक इन्वेस्टर है लेजेंडरी, वॉरेन बफे, अमेरिका के ही हैं। वॉरेन बफे को भी इन्वेस्टमेंट करना है। वॉरेन बफे बोलता है कि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, पर इंडिया, हमको इंडिया में ना यार डे टू डे बेसिस मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देना, तो वो क्या करता है, पेटीएम का कुछ शेयर्स खरीद लेता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ शेयर खरीद लेता है। तो क्या वो इंजॉय कर रहा है इंडिया के ग्रोथ का बेनिफिट्स, हाँ, बिकॉज अगर इंडिया ग्रो किया तो ये कंपनियां ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से वॉरेन बफे के पैसे बढ़ेंगे, बिकॉज जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंपनी के शेयर्स में, इंडियन कंपनी के, वो बढ़ेगा। यहां उन्होंने क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, नहीं, यहां पर नो एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहां क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बस किसी और कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पूरा का पूरा कंपनी को एक्टिवली मैनेज करते हैं। दोस्तों यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक फटाफट।
All right. So my dear friends, that's it for the day. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं और कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे. बाय बाय एवरीवन फॉर द डे.